लास्ट क्लास में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाए थे, उनके प्रूफ खुद से कर लिए ना। ठीक, अबाउट टेंजेंट, अबाउट नॉर्मल, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा दिए थे, वही सारे प्रॉपर्टीज रिपीटेड थे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बोथ फोकाई इज सेमी कॉन्जुगेट स्क्वायर, राइट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन ऑक्सिलरी। ठीक, अच्छा कॉनफोकल वाली प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन कॉन्टेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स मेक 90 एट करस्पॉन्डिंग फोकस, सही है। और फिर मैंने लिखवाया था रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, इंसिडेंट रे थ्रू वन फोकस, जो एक फोकस से पास करती अपीयर होती है, वो रिफ्लेक्ट होकर के अगले फोकस से पास करती हुई रिफ्लेक्ट अपीयर होती है। और इसको मैंने एक ऑल्टरनेट वे में भी बताया था कि PF1 PF2 का बाइसेक्टर विल बी टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक, अब एक लास्ट मैंने एक नोट लिखवाया था, कॉनफोकल हाइपरबोला एंड एलिप्स। ठीक, तो लेट्स टॉक अबाउट कॉनफोकल हाइपरबोला एंड एलिप्स। लाइक दिस। ठीक, दोनों के फोकस सेम है कि सर F1 F2, सेम फोकस हाइपरबोला का है, सेम फोकस एलिप्स का है। एग्री, यहां तक क्लियर। आई थिंक ऑर्थोगोनल क्या होता है, एंगल बिटवीन कर्व्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट इज 90। अरे सर्किल में पढ़ा यार तुमने, और दो कर्व के बीच का एंगल किसको कहते हैं वो तुम जानते हो, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। ओके, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट P। मुझे बताओ, तुमने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसकी मदद से तुम जानते हो कि सर ये जो PF1 एलिप्स के रिस्पेक्ट में, देखो एलिप्स के रिस्पेक्ट में बाइसेक्टर टू PF1 PF2, इंटरनल बाइसेक्टर पूछ रहा हूं मैं, इंटरनल PF1 PF2 का इंटरनल। तुमको लगता नहीं एलिप्स के लिए वो नॉर्मल होगा? दिस लाइन इज गोइंग टू बी नॉर्मल फॉर एलिप्स, इंटरनल बाइसेक्टर। अब मुझे बताओ, हाइपरबोला के लिए भी PF1 PF2 का बाइसेक्टर टेंजेंट नॉर्मल होता है, मानते हो कि नहीं? तुमको क्या अपेयर हो रहा है, ये जो लाइन है, तुमको लगता नहीं कि सर फॉर हाइपरबोला जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो टेंजेंट होगा? तो ये जो सेम लाइन है, दिस लाइन, फॉर हाइपरबोला इट इज टेंजेंट, फॉर एलिप्स इट इज नॉर्मल। ठीक, तो मुझे बताओ एलिप्स की टेंजेंट एट P, हाइपरबोला की टेंजेंट एट P के बीच का एंगल कितना हुआ? मानते हो गया प्रूफ? सर 90 आ तो गया। दिमाग लगाओ, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू हाइपरबोला एंड एलिप्स एट इंटरसेक्शन इज 90, तो दे आर ऑर्थोगोनल। गॉट इट? तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आई विल अप्लाई इन बोथ वेज। ठीक है ना? क्वेश्चन में बोलेगा कॉनफोकल है तो मैं कहूंगा इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है। क्वेश्चन में बोलेगा कि वो ऑर्थोगोनल है तो मैं कहूंगा इसका मतलब ये कॉनफोकल है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी मदद कर रही है भाई। ठीक, तो अगर ऑर्थोगोनल भी बोलेगा ना, इट मींस दे हैव सेम फोकस। रिमेंबर, एसिम्प्टोट। एक काम करते हैं, नॉट ओनली
फॉर हाइपरबोला। केवल हाइपरबोला की एसिम्टोट की बात नहीं करते, हमारी कैलकुलस आगे जाके बहुत इजी होने वाली है ना, क्योंकि हमारा कैलकुलस के बहुत सारे टर्म्स हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ते जा रहे हैं। देखो ना, एंगल बिटवीन कर्व्स हमने पढ़ लिया है ना। इसी तरह से, हालांकि एसिम्टोट आईआईटी पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। एक जनरल डेफिनेशन, किसी भी कर्व की एसिम्टोट क्या होती है, लिख लो। लाइन, लिखो लिखो, लाइन whose distance, line whose distance from, line whose distance from a point P, from a point P on the given curve, line whose distance from a point P on given curve, tends to zero, tends to zero as P moves to infinity, as P moves to infinity। ठीक है ना। लाइन whose distance from a point P lying on given curve tends to zero as P moves to infinity is called asymptote to the given curve, is called asymptote to the given curve। ठीक, इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करोगे तो तुमको फील होगा कि ये कह रहा है कि लाइन अपीयर टू मीट, अगर पॉइंट ऑन कर्व और लाइन के बीच का डिस्टेंस 0 हो रहा है तो तुमको लगता नहीं दे अपीयर टू मीट। ठीक है ना। तो एसिम्टोट एक लाइन है जो इन्फिनिटी पर मीट करती हुई अपीयर होती है, राइट। और तुम जानते हो इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए दे डू नॉट मीट। ओके, तो वो मीट करते नहीं है क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड इन्फिनिटी, राइट। तो यू अंडरस्टैंड कि वो अपीयर होंगे कि जैसे जैसे हम बहुत लार्ज एक्स को जा रहे हैं तो दे विल टेंड टू मीट। ओके, तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। तो बेसिकली 3 टाइप के एसिम्टोट होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऑब्लिक। अभी बताता हूं। तो तुम कुछ बहुत सिंपल ग्राफ की बात करते हैं, चलो, जिससे तुम कंफर्टेबल हो, राइट। तुम log x से कंफर्टेबल हो ना कि y इक्वल टू, चलो, log बेस 10 ऑफ x, तो इट्स ग्राफ इज लाइक दिस, सही। x इक्वल टू 1 ग्राफ। तो क्या तुम इस एग्जाम्पल में देख सकते हो एसिम्टोट टू द ग्राफ? इस ग्राफ को एसिम्टोट कोई इमेजिन कर सकता है? ठीक, लग रहा होगा कि सर ये y एक्सिस एसिम्टोट है। ये y एक्सिस मेरे ग्राफ को y इंफिनिटी पर मीट करता हुआ अपीयर हो रहा है। ठीक, अब इंफिनिटी से तो बहुत सारे तात्पर्य हो सकते हैं ना कि सर कौन इंफिनिटी है, x है, y है, तो अभी दिख जाएगा। तो जो वर्टिकल, ये लाइन वर्टिकल एसिम्टोट कहलाएगी। दिस इज एसिम्टोट। सही। तो लाइन y माइनस इंफिनिटी, चाहे कोई भी इंफिनिटी आए, कोई एक भी टर्म इंफिनिटी है ना, y या x, तो वो एसिम्टोट कहलाएगा। तो आई थिंक y माइनस इंफिनिटी पर अपीयर कर रहा है। ठीक,
इसी तरह से अगर मैं बात करूं, चलो तुम तो है ना 10x के ग्राफ की बात करो ना कि सर y इक्वल टू 10x, तो क्या आप फिर से देख सकते हो कि सर 10x ग्राफ को x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, x इक्वल टू पाई बाई टू, दे आर एसिम्टोट्स। सोचो सोचो, दीज लाइन्स आर एसिम्टोट्स, दिस इज एसिम्टोट। समझ पा रहे? नहीं, n पाई बाई टू गलत लिख दिया, ऑट पाई बाई टू है ना, एन एनी इंटीजर नहीं, ओनली ऑड। सही। अब कुछ डिफरेंट ग्राफ लेते हैं, चलो e की पावर x की बात करते हैं कि यार बहुत वर्टिकल एसिम्टोट बहुत देख लिए। e की पावर x ग्राफ इज लाइक दिस, सही। तो तुम इमेजिन कर सकते हो ना कि x एक्सिस is going to be asymptote and this will be horizontal asymptote, this also is asymptote। तो फील कर पा रहे हो कि ये लाइन x इंफिनिटी पर मीट करता हुआ लग रहा है, x गोइंग टू इंफिनिटी, अरे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी डजंट मैटर, x माइनस इंफिनिटी पर मीट करता हुआ अपीयर हो रहा है। ठीक, अब थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट करते हैं। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, वर्टिकल एसिम्टोट देखना बहुत इजी होता है ना, कि सर वो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, तो इसे मानते हो दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, इसे y एक्सिस भी एसिम्टोट है, इसे x एक्सिस भी एसिम्टोट है। समझ पा रहे हो? They both are asymptotes. So y equal to 1/x will have both horizontal and vertical asymptotes। ठीक, अब डिफिकल्टी पता कहां आती है? एक्चुअली जो ग्राफ स्केचिंग होती है, ग्राफ को देख करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्टोट पहचानना तो बहुत इजी है। ठीक, डिफिकल्टी आती है ऑब्लिक एसिम्टोट में। ऑब्लिक एसिम्टोट का मतलब क्या होता है? लाइन लाइक दिस, ये लाइन एसिम्टोट है, इसे आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। अब इस लाइन को क्या तुम फील कर पाते हो कि सर अगर कोई ऑब्लिक एसिम्टोट हुआ, ठीक है, कुछ एंगल बनाता हुआ, तो वो अगर इंफिनिटी पर मीट करेगा तो कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि सर x और y दोनों इंफिनिटी जाएंगे, बोथ x बोथ y विल टेंड टू इंफिनिटी इन दिस केस। इमेजिन करो इस बात को कि यार ये लाइन एसिम्टोट बनने वाला है, ठीक है, या ये लाइन एसिम्टोट बनने वाला है, तो कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि ये अगर ऐसे मीट करता हुआ अपीयर होगा तो दोनों इंफिनिटी जाएंगे एट दैट पॉइंट। तो एक छोटा सा एग्जांपल से दिखाता हूं तुमको, है ना। मैंने कहा ना, मैं बात को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, अच्छा ये भी मत एक्सपेक्ट करना कि सर हर कर्व का एसिम्टोट होता है, नहीं, हर कर्व का एसिम्टोट नहीं होता है। अभी मैं तुमसे कहूं साइन एक्स का एसिम्टोट बताओ, y इक्वल टू साइन एक्स, तो तुम मना कर दोगे कि सर y इक्वल टू साइन एक्स का एसिम्टोट नहीं है। समझ पा रहे हो? तो संभव है कि जो गिवन कर्व है फॉर इट एसिम्टोट एग्जिस्ट, या संभव है नॉट एग्जिस्ट। तो हाँ, जरा इसकी बात करते हैं। तो कॉमन सेंस से देखना कि
अब ये तो क्लियर है कि सर इसका अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है वो तो मुझे ग्राफ से दिख जाएगा, क्योंकि मुझे इसका ग्राफ बनाना आता है ना। तुम डिफरेंशिएट करके ग्राफ बना दो, 1 - 1/x², फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज पता पड़ गया। तो जब तुम ग्राफ बनाओगे ना तो यू विल कम टू नो कि सर कुछ ग्राफ ऐसा आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है। ठीक, तो मानते हो ग्राफ से तुमको वर्टिकल एसिम्प्टोट तो मिल गया, वर्टिकल, ठीक है, लेकिन और हॉरिजॉन्टल है नहीं। तुम देख के कह सकते हो कि सर देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक, अब मैं चेक करना चाहता हूं कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्लिक एसिम्प्टोट, राइट। तो कॉन्सेंट्रेट करना क्या कर रहा हूं मैं, y इज x प्लस 1/x। ठीक, मैं कह रहा हूं कि चलो x इंफिनिटी पर लिमिटिंग बिहेवियर देखते हैं, लेट x टेंड इंफिनिटी। ठीक, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं मैं, तो योर y है ना, डोंट से कि सर y भी इंफिनिटी आ गया, देखो ये इंफिनिटी, ये 0, y इंफिनिटी, तो वो तो मुझे पहले से ही पता है कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट दोनों इंफिनिटी पर मीट करेगा। तो मैं तुमसे क्या पूछना चाह रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली बताओ मुझे, तो क्या अप्रोक्सीमेटली तुम कहोगे कि सर ये क्वांटिटी तो 0 को चली गई, ठीक, ये क्वांटिटी 0, एंड क्या मैं कहूं कि योर नेचर ऑफ कर्व, तुम्हारा जो कर्व है वो x को टेंड कर गया, y जो है टेंड्स टू x, अरे दिस क्वांटिटी 0 है ना, मैंने लिमिट नहीं लगाई है, मैं अप्रोक्सीमेशन करवा रहा हूं। फॉर वेरी लार्ज x दिस इज गोइंग टू बी 0, तो y गोइंग टू बी सेम एज x एट लार्ज x, है ना। तो क्या तुमको समझ में आया कि सर ये जो आपने कर्व दिया था ना, ये अप्रोक्सीमेट हो रहा है टू ए स्ट्रेट लाइन, मतलब आपका कर्व बिहेव करेगा लाइक ए लाइन एट इंफिनिटी। ठीक है, तो आई गेस यू अंडरस्टूड कि आई गॉट एसिम्प्टोट, यही एसिम्प्टोट है, तुम्हारा जो कर्व है वो इस कर्व को बनता हुआ अपीयर हो रहा है कि तुम्हारा कर्व टेंड्स टू बिकम दिस, तो y इक्वल टू x इज द लाइन। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाते हैं, y बराबर x लाइन, ठीक है, तो तुम्हारा कर्व कुछ ऐसा होगा, 2 वैल्यू प्रॉपरली शिफ्ट कर लें, दिस इज 2 -2, तो एक्चुअली कर्व इज लाइक दिस, इट टेंड्स टू बिकम स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x, वो उससे मिलेगा नहीं लेकिन वो उसके क्लोज होता चला जाएगा। एट इंफिनिटी दे ऑलमोस्ट बिकम पैरेलल, ओके, सेम हियर, दे विल अपीयर टू मीट। तो मैं इस तरह से ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालता हूं, मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली x को इंफिनिटी करके y को देख लेता हूं कि y का रिलेशन x के साथ क्या आ रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो मुझको आंसर मिल गया, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो मैं मना कर देता हूं कि भाई इसका ऑब्लिक एसिम्प्टोट नहीं होगा, सिंपल, कोई जरूरी थोड़ी कि हर कर्व के लिए ऑब्लिक एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करे। गॉट इट। तो अब आगे अगर ऑब्लिक एसिम्प्टोट एग्जिस्ट हुआ तो मैं प्रॉब्लम कर लूंगा, ठीक। तो चलो अब हम अपने मुद्दे की बात पर आते हैं, विच इज हाइपरबोला, है ना। तो वी आर डूइंग फॉर हाइपरबोला, लेट अस टॉक अबाउट स्टैंडर्ड हाइपरबोला।
आई वॉन्ट टू नो एसिम्टोट फॉर दिस। तो जैसा तुमको पता है, तुमको पूरी तरह ज्ञान है कि सर आप x को इन्फिनिटी करके y का अप्रोक्सीमेशन दिखा दोगे, है ना। और तुम लोग को इस बात का भी ज्ञान है कि आपको इन्फिनिटी टैकल करना नहीं आता है, आप 1/∞ से करते हो क्वेश्चन, है ना। तो थोड़ा सा जिसको अकल है वो बोलेगा कि लेट्स डू लाइक दिस। सही। अब जिसे अकल है वो समझ जाएगा कि मैंने क्या कर दिया। Now I am going to make x tend infinite, whether it is plus or minus. So you can observe now your y square tends to b square x square upon a square. 1/x square tend to 0, right? तो यहां से तुमको समझ आ गया कि y का अप्रोक्सीमेट बिहेवियर x एट इंफिनिटी टेंड्स टू दिस इज द अप्रोक्सीमेट बिहेवियर एट लार्ज x। मतलब तुम्हारा कर्व टेंड्स टू बिकम दिस एट इंफिनिटी, विच इज a straight line. कि सर आई एम गेटिंग टू स्ट्रेट लाइन्स, वन इज b by ax, वन इज माइनस b by ax. तो क्या क्लिक किया कि दे आर नथिंग बट ऑब्लिक एसिम्टोट. तो एसिम्टोट टू हाइपरबोला. भाई देख पा रहे हो ना कि सर इस हाइपरबोला को वर्टिकल एसिम्टोट हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट तो है नहीं, तो अगर वो एसिम्टोट एग्जिस्ट करेगा तो वो ऑब्लिक होगा, और वो मैंने ऑब्टेन करके तुमको दिखा दिया. ठीक, थोड़ा सा ग्राफ फिर सही कर देते हैं कि सर ये लग नहीं रहा है हाइपरबोला को एसिम्टोट. अब लगेगा, ठीक है ना. यहां अब फील हो रहा है. Idea clear? So asymptotes appear to meet at infinity, right? So for hyperbola there exist two asymptotes. डिराइव किया है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए डिराइव किया है. अभी अभी मैं जनरलाइज कर दूंगा, चिंता मत करो. अभी तो सीख रहे हैं हम कि हाइपरबोला निकालते कैसे. ठीक, नहीं भाई, वाई एक्सेस एसिम्टोट नहीं है. ठीक, चलो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स बनाते हैं. लिखो, नोट लिखो. ऑब्वियसली ध्यान रखना ये जो मैं नोट लिख रहा हूं दैट इज ओनली अबाउट एसिम्टोट्स. ओके, पॉइंट नंबर 1, एसिम्टोट्स इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ हाइपरबोला. Asymptotes intersect at center of hyperbola. And इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं. And प्रिंसिपल एक्सेस से मतलब समझ रहे हो. And principal axis are angle bisectors to them, and principal axes
आर एंगल बाइसेक्टर्स टू देम। तुम तो जानते हो कि जो भी बात स्टैंडर्ड हाइपरबोला पर लागू होती है वो सब पर लागू होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन तुम यहां पर देख पा रहे हो कि ट्रांसवर्स एक्सिस बाइसेक्टर टू टू एसिम्प्टोट्स एंड ऑब्वियसली बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस बाइसेक्टर है तो कॉन्जुगेट भी होगा। ठीक, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। यार एक थोड़ा जनरल नॉलेज वाला पॉइंट है, वैसे नहीं भी लिखवाऊं ना तब भी चलेगा, तो इसको बहुत ही अनइंपॉर्टेंट वे में तुम बस एक पॉइंट नंबर 2 डाल के डायग्राम बना के छोड़ देना। देखो तुम्हारा कॉन्जुगेट और जो तुम्हारा ट्रांसवर्स का जो एंड पॉइंट है ना, एक्सट्रीमिटी, अगर उसे लेकर के तुम लाइंस पैरेलल टू एक्सिस बनाते हो कि मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स, मैंने कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स, मतलब 0, B, A, 0, तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल है ना वो ही एसिम्प्टोट है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर्टी किसी काम की है। ठीक, तो तुम भी जी के टाइप, ठीक है सर ये डायग्राम वाली प्रॉपर्टी है, राइट, यूजलेस। चलो पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां चलते हैं। लेट्स कंसीडर हाइपरबोला। दिस इज द हाइपरबोला। नाउ यू राइट पेयर ऑफ एसिम्प्टोट। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट समझते हो ना, अरे मल्टीप्लाई करके, तो आई राइट पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, या पीए का मतलब समझ लेना, शॉर्ट में लिखा मैंने पेयर ऑफ एसिम्प्टोट। तो इफ यू मल्टीप्लाई देम तो तुमको पता पड़ेगा कि सर ये आ रही है पेयर ऑफ एसिम्प्टोट की इक्वेशन। ठीक, ये पॉइंट बहुत ज्यादा काम का पॉइंट होने वाला है, ध्यान रखना। फाइन, मल्टीप्लाई करके देख लो। अब इसी तरह से हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जो गिवन हाइपरबोला है उसका कॉन्जुगेट, तो कई लोग जानते हैं कि सर इट्स कॉन्जुगेट इज गोइंग टू बी दिस। सही है, तो ऑब्जर्वेशन इज, है ना, तो ऑब्जर्वेशन तो वैसे इन 3 को देख के उठाया गया है, लेकिन उसे हमने जनरलाइज कर दिया कि इन फ्यूचर अगर हाइपरबोला की इक्वेशन, तुमको तो पता ना कि हाइपरबोला किसी भी कोनिक सेक्शन की इक्वेशन कैसी होती है, तो कई लोग जानते हैं ना कि सर किसी भी कोनिक सेक्शन की इक्वेशन जो है एक 2 डिग्री इक्वेशन होती है, वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की इक्वेशन हो सकती है ना। ये तो हम लोग इजी, स्टैंडर्ड केस हमारे इजी है, राइट, लेकिन इन जनरल अरे हो सकता है हाइपरबोला इज लाइक दिस, कि सर ऐसा था देखने में। ठीक, तो अगर ऐसा होगा ना तो उसका आंसर में कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एक्स वाई भी आएगा, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा, नॉट सो इजी लाइक दिस। ठीक, तो हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन मे बी लाइक दिस। सर हो सकता है कि आपका हाइपरबोला ये हो, ठीक, तो ऑब्जर्वेशन जो मैं बता रहा हूं उसको रटने के लिए बता रहा हूं कि तुम क्या रटना है तुमको। हाइपरबोला, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये तीनों की इक्वेशन डिफर करती है सिर्फ कांस्टेंट में, नथिंग एल्स। ठीक है, दे डिफर इन कांस्टेंट ओनली, मतलब ये पूरा सेम प्लस सी डैश इज पेयर ऑफ एसिम्प्टोट।
हाइपरबोला का कॉन्जुगेट कॉपीड प्लस सी डबल डैश। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दीज थ्री, ये तीनों के इक्वेशन सिर्फ कांस्टेंट में डिफर करते हैं। एज वेल एज और एक इंपॉर्टेंट बात अबाउट देम कि जो कांस्टेंट्स है दे फॉर्म एपी विथ पेयर ऑफ एसिम्टोट एज मिडिल टर्म। मतलब C प्लस सी डबल डैश इज 2C डैश। रिमेंबर, इस पॉइंट को पहले रटो, उसके बाद लॉजिक दूंगा कि ऐसा क्यों है ना। हालांकि तुमको तो रटने से काम चल जाना चाहिए कि सर एग्जाम में तो एप्लीकेशन ही तो आएगा। ठीक है, वैसे तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ये है कि सर दे डिफर इन कांस्टेंट्स एंड कांस्टेंट्स आर इन एपी ऑल्सो। ठीक, बाकी अगर कोई जनरल वे में सोचता है कि, क्योंकि जनरल इक्वेशन तुमने कैसे याद किए हुए हैं, डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। तो तुमने ये तो रटा है कि सर अल्फा एक्स बीटा वाई गामा, उसको मैंने L1 बोल दिया, कुछ अल्फा एक्स बीटा वाई गामा इज L1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस स्क्वायर is like this upon semi major square semi transverse, sorry माइनस ये तुमने कॉन्जुगेट बोला था, ट्रांसवर्स को कुछ डैश बोल देते हैं कि सर ये ट्रांसवर्स है। L2 एक्सप्रेशन, दिस इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस TA, तो L2 स्क्वायर अपॉन अल्फा डैश स्क्वायर बीटा डैश स्क्वायर बी स्क्वायर इज 1। अब मुझको कॉमन सेंस से सोच के बताओ कि ये रिजल्ट तो हर हाइपरबोला पर वैलिड होंगे ना। तो इसका जो पेयर ऑफ एसिम्टोट आएगा, तुमको लगता नहीं कि सर एवरीथिंग सेम इज 0 आएगा। कॉन्जुगेट हाइपरबोला एवरीथिंग सेम -1 आएगा। तो क्या यहां से तुम फॉलो कर पा रहे हो कि एक्स अल्फा एक्स बीटा वाई गामा सब कुछ मैच कर रहा है, अल्फा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सब में, तीनों में, और कांस्टेंट LH के तो कांस्टेंट भी सेम है। सर ये जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है वो सेम आ रहे हैं तीनों में। अब बस 1 को इधर ले आओ, 0 को इधर ले आओ, -1 को इधर ले आओ, तो तीनों कांस्टेंट दिख तो रहे हैं कि कांस्टेंट अलग हैं और साथ में एपी में भी है। ठीक है, कि अगर मैं इस भारी इक्वेशन को खोल दूंगा तो सब, अरे राइट हैंड साइड पूरा पूरा मैच कर रहा है भाई। तो ये जो भारी इक्वेशन खोलूंगा तो यहां जो C आएगा, C तीनों में C आएगा। 1 को इधर ले आओ, बन गया C-1, इसमें C-0, इसमें C+1, तो है तो C-1 C-0 C+1 AP है तो ठीक। तो बिल्कुल आई विल अप्लाई दिस आइडिया डायरेक्टली। ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखते हैं अबाउट हाइपर एसिम्टोट, है ना। दैट इज अबाउट सेंटर, सेंटर ऑफ एलिप्स, सेंटर ऑफ हाइपरबोला।
कई बार क्या होगा कि तुमको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हाइपरबोला दे दिया जाएगा। मतलब स्टैंडर्ड हाइपरबोला में तो सेंटर निकालना बहुत इजी है। जब तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आता है, सही कह रहा हूं, तो उसमें मुझे बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है। एलिप्स में एज वेल एज हाइपरबोला में, इफ प्रिंसिपल एक्सिस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन सेंटर फाइंड करना इज नॉट अ चैलेंज। लेकिन चैलेंज कब है? जब तुमको ये एलिप्स दे दिया कि यार ये क्या था, है ना। इसमें इक्वेशन तुमको दी गई तो वो बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवरीथिंग इट विल कंटेन। तो लेट्स से कि जो तुमको एलिप्स दिया गया है या तुमको हाइपरबोला दिया गया है, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स या हाइपरबोला, और वो तुमसे कह रहा है फाइंड सेंटर। तो केवल शिफ्टिंग से काम नहीं चलेगा कि खाली ओरिजिन को उठा के नई जगह शिफ्ट कर दिया तो तुम्हारा एलिप्स तब भी टेढ़ा ही रह जाएगा। कि सर ओरिजिन को शिफ्ट करने से एलिप्स का शेप थोड़ी चेंज जाएगा, वो तो ऐसा ही रहेगा, टेढ़ा ही रहेगा, है ना। तो अगर तुम ऐसा एलिप्स चाहते हो ना तो तुमको रोटेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि तुमको क्या करते हैं, पैराबोला की इक्वेशन ऐसी हाई फाई दे देते हैं। आईआईटी नहीं देता है, चिंता मत करो, आईआईटी नहीं, टेस्ट सीरीज देती है लोगों की कि उनका एक सवाल 5 सवाल के बराबर हो, और फिर इस पे वो स्टैंडर्ड टर्म्स पूछते हैं। ठीक है, तो पहले तो रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से इसकी इक्वेशन से एक्स वाई को लोग वैनिश कराएंगे, है ना। तो पहली बात तो तुम तो सोचोगे सर आपने तो हमें रोटेशन ऑफ एक्सिस ही नहीं सिखाया। ठीक है, तो मुझे तुम्हारा को किसी की टेस्ट सीरीज क्लियर नहीं करवानी है, मुझे तुम्हें जेई क्लियर करवाना है, समझ गए। तो अगर मान लो गलती से ये सवाल आ जाए ना वाकई में आईआईटी में, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये मैं तब करूंगा जब मेरा पूरा पेपर एंड हो चुका होगा, पूरी कॉपी चेक हो चुकी होगी, सारे मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूंगा कि हाँ मैंने जितना किया वो परफेक्ट है। उसके बाद अगर समय बचे ना तो उस सवाल को तब करने जाएंगे। ठीक, तो उसके लिए जब मेरे पास समय बचेगा ना, कभी व्यर्थ फालतू समय होगा कि चलो यार टाइम पास करते हैं, तब मैं तुमको इस तरह के कंसेप्ट सिखा दूंगा कि यार रोटेशन ऑफ एक्सिस नाम का आइडिया होता है जिससे कि कुछ सवाल लोगों की टेस्ट सीरीज में सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आइडिया समझ पा रहे हो, तो लेट अस नॉट गो इनटू इट। ठीक, तो मैं तुमसे स्टैंडर्ड टर्म्स नहीं पूछ रहा हूं ओवर दिस, मैं तुमसे सिर्फ सेंटर की बात कर रहा हूं कि सर स्टिक करते हैं हम लोग कि हमारा टारगेट सिर्फ सेंटर निकालना है और कुछ भी नहीं। ठीक, तो पहले मेथड सुन लेते हैं, फिर आइडिया दूंगा कि क्यों, वाई, ऐसा क्यों हुआ। नहीं, इस एक्सप्रेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियल डेल बाय डेल एक्स इक्वेटेड 0। पार्शियल का मतलब है कीपिंग वाई कांस्टेंट, ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट मानते हुए। सही, इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दो, कीपिंग एक्स कांस्टेंट। ये दो रिलेशन आ गए। ठीक, दो लीनियर रिलेशन आ गए, इन दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्व कर दो, सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू।
तो ये जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ये दो लीनियर इक्वेशंस का, दैट विल बी नथिंग बट सेंटर ऑफ हाइपरबोला ऑफ एलिप्स। ठीक है, कारण अभी एक लाइन में बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, बाकी तुम तो रट लेना कि सर हम तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हाइपरबोला या एलिप्स दे दिया जाए हम सेंटर बहुत आराम से निकाल लेंगे। ठीक, कारण इसका वही है जो भी पीछे लिखा था। हाइपरबोला की इक्वेशन तुमने देखी थी, अल्फा एक्स बीटा वाई गामा। कुछ ऐसी इक्वेशन होती है हाइपरबोला की। दिस इज हाइपरबोला, समझ पा रहे हो? ये कोई भी जनरल हाइपरबोला है। अब एक काम करो, जैसा तुमको कहा गया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना? तो मान रहे हो ना कि सर ये अल्फा एक्स बीटा बाई गामा है, तो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, तो तुमको डिफरेंशिएशन तो आता है सर ये तो पूरा कांस्टेंट है। 2 टाइम्स L1 2 टाइम्स L1 अल्फा एक्स बीटा बाई गामा, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है ना, तो इनटू सम अल्फा आ गया, और ये पूरा टर्म भयानक सा टर्म एज इट इज माइनस 2 टाइम्स L2 इंटू अल्फा डैश इज 0। अब जिसको अकल है वो इस रिलेशन को कहेगा कि सर इतना भयानक एक्सप्रेशन पता क्या है, L1 प्लस लैम्डा L2 लिखा है आपने। बुद्धि लगाओ, L1 इंटू कॉन्स्टेंट, L2 इंटू कॉन्स्टेंट, दिमाग पे जोड़ दो, सही है? तो क्या इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में ला सकता हूं कि आई ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस? अब तुम समझ गए कि सर इसी तरह से जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो भी यही फॉर्मेट में आंसर आएगा, सम L1 प्लस म्यू L2। सोचो, तो जो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है विद x विद y, है ना, तुम समझ पा रहे हो कि दैट इक्वेशन राइट बिकम दिस। ठीक, तो मेरे ख्याल से फॉलो कर गए कि इस इक्वेशन को जितने लोगों को थोड़ी सी भी अकल है दे नो कि सर ये जो इक्वेशन है ये L1 L2 के इंटरसेक्शन से पासिंग लाइन है। तो जो पार्शियल डिफरेंशिएट करके इक्वेशन आई है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन L1 L2 के इंटरसेक्शन से पासिंग है। और सबको पता है ना L1 L2 का इंटरसेक्शन सेंटर होता है। अरे प्रिंसिपल एक्सिस है L1 L2। आई थिंक ये जो अगली लाइन है ये भी L1 L2 के इंटरसेक्शन से पासिंग है, सेंटर। तो अब तुमसे कहा जा रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, तो यार इन दोनों का इंटरसेक्शन सेंटर ही तो आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आइडिया क्लियर कि वाई वी गेट आंसर, है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों सेंटर होता है, आई गॉट द प्रूफ। ठीक, यही सेम आइडिया पेयर ऑफ लाइंस पे भी लगता है। ठीक है, मैंने कोनिक सेक्शन में फॉर एलिप्स फॉर हाइपरबोला बात बता दी। पेयर ऑफ लाइन में अगर तुमको इक्वेशन पेयर की दी गई है, ठीक, और तुम यही काम करते हो कि सर मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया इस एक्सप्रेशन को विद एक्स विद वाई, तो उस केस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इन केस ऑफ पेयर ऑफ लाइन दैट विल गिव यू इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ओनली। वो इसके केस में तुमको इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 ही दे देगा। ठीक, तो अगर वैसे तो पेयर ऑफ लाइन इतना इजी होता है कि उसमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए इतना मेहनत नहीं करता कि सर पार्शियल डिफरेंशिएट कौन करेगा, इतनी देर में तो मैं आपको लाइंस ही सॉल्व करके दे दूंगा, क्योंकि मेरे को क्वाड्रेटिक इन एक्स लेके सॉल्व फॉर एक्स, तो उससे वो दो स्ट्रेट लाइंस ही निकल आएंगी, और एक बार दो स्ट्रेट लाइन आ गई तो मैं आपको इंटरसेक्शन निकाल के दे दूंगा। ठीक, लेकिन फिर भी आइडिया दे दिया मैंने
है ना। और तुम ओरली कर सकते हो ना कि सर ये अल्फा एक्स बीटा वाई गामा लाइन है, ये अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश है। तो अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे को प्रोडक्ट रूल आता है, तो प्रोडक्ट रूल से L1 इंटू अल्फा डैश प्लस L2 इंटू अल्फा। बुद्धि लगाओ मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन सीखा है ना तुमने, तो डिफरेंशिएट करके दिखा दिया। तो मैंने दिखा दिया कि यार तुमने जो पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में किया है वो कुछ L1 प्लस लैम्डा L2 आ गया। इसी तरह से जब तुम y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कहोगे L2 इंटू बीटा प्लस L1 इंटू बीटा डैश। तो कई लोग समझ गए कि हाँ सर बिल्कुल इजी है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव आइडिया सेंटर निकालने के काम आ रहा है, एज वेल एज पेयर ऑफ लाइन में लाइंस का इंटरसेक्शन निकालने में भी काम आता है। 5 seconds क्विकली। डन। Let us talk about rectangular hyperbola. This is most important. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के क्वेश्चंस इसी से आते हैं मेनली। अभी तुमको कारण पता पड़ जाएगा क्यों, क्योंकि ये आसान होती है। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसका एसिम्टोट इज व्हाट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एसिम्टोट, वाई एक्सिस एसिम्टोट का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चाहिए। ठीक, सबसे पहले उसकी इक्वेशन निकालें कि सर वो हाइपरबोला की इक्वेशन तो दे दो। तो जिसको थोड़ी सी अकल है वो कहेगा सर अभी तो सिखाया आपने, पेयर ऑफ एसिम्टोट एंड हाइपरबोला डिफर इन कांस्टेंट। तो आपका पेयर ऑफ एसिम्टोट कौन है? कहना सर पेयर ऑफ एसिम्टोट तो बहुत इजी है, एक्स वाई इक्वल टू 0। दिस इज माई पेयर ऑफ एसिम्टोट। दिमाग पे जोड़ दो, यही है या नहीं? तो व्हाट विल बी योर हाइपरबोला? कहना सर 0 के अलावा कोई दूसरा कांस्टेंट होगा। तो सम एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज नॉट 0। दिस इज गोइंग टू बी माई हाइपरबोला। अब तुमको लगता होगा ना सर कांस्टेंट तो दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, आपने नॉन जीरो कहा ना, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, तो यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि देख भाई तेरे को पॉजिटिव स्लोप चाहिए ना, पॉजिटिव कांस्टेंट चाहिए ना, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को क्या मैं स्क्वायर ऑफ रियल नंबर लिख सकता हूं? दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे सी नॉट 0। ठीक, तो आई कैन से योर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज दिस। और अगर तुम कहोगे सर नेगेटिव लेना है मुझे, तो मैं कहूंगा ठीक है -c² ले लेते हैं, उसमें क्या है। सो दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिमाग पे जोड़ दो। ठीक, अब इतना तो हमने कैलकुलस है ना, ग्राफ स्केचिंग तो मैं तुमको सिखा ही चुका हूं, तो उसमें कोई तकलीफ तुमको है ही नहीं कि सर एक्स वाई इक्वल टू 4 तो मैं यूं ही बना दूंगा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट ड्रॉ हो जाएगा लाइक दिस। दिस इज एक्स वाई इक्वल टू c²। ठीक, तो चलो इसके लिए बात करते हैं।
क्योंकि अगर मैंने तुमको एक्स वाई सी स्क्वायर डिस्कस करना सिखा दिया तो माइनस सी स्क्वायर यू कैन योर सेल्फ डू कि सर यहां बन जाएगा। ठीक, अब चलो इसके लिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, कोई रिजल्ट नहीं बनाऊंगा। ठीक, अब मैं तुमको फॉर्मूले सिखा ही नहीं रहा, जो सिखाना था सिखा चुका। अब तो ये प्रॉब्लम है, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम कि चलो इसके लिए सारे टर्म निकालो। सारे टर्म से मतलब समझ रहे हो ना, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, सब फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल एक्सिस दिखाएं कि सर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कौन है, ये तो बता दो। तो जो तुमने नोट लिखे थे वो सब काम आ रहे हैं कि सर वहां नोट पे लिखा हुआ है एसिम्टोट्स का बाइसेक्टर, तो ये रहे एसिम्टोट, तो बाइसेक्टर कौन, कहना 45 डिग्री। सेंटर ओरिजिन है, सब समझ में आ रहा है क्यों, सेंटर तो ओरिजिन होगा ही भाई। तो क्या डायग्राम से मैं कह दूं कि सर ये आपका ट्रांसवर्स है और ये रहा आपका कॉन्जुगेट, सही। अब चलो सारे टर्म्स निकालते हैं। सबसे पहले मुझको निकलता दिख रहा है वर्टेक्स, सेंटर तो आ चुका है, सेंटर इज ऑब्टेन्ड। चलो वर्टेक्स निकालते हैं। इंटरसेक्शन, अरे y इक्वल टू एक्स लाइन है भाई, करा दो इंटरसेक्शन। सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सी कॉमा सी माइनस सी माइनस सी। अब क्या चाहिए तुमको, फोकस चाहिए, अभी फोकस देता हूं। मानते हो मेरी डेफिनेशन में इसे हम लोग स्मॉल ए नोटेशन यूज करते हैं ना कि सर ये स्मॉल ए है, दिमाग लगाओ। तो ये तो हो गया सी रूट टू स्मॉल ए, तो ए कितना हो गया, फोकस। एक्सेंट्रिसिटी तो तुमने रटा हुआ था ना कि सर फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्सेंट्रिसिटी होता है √2। सोचो सोचो, आराम से सोचो, आंसर मिलेगा। तो ये हो गया 2c। तो जिसको पैरामेट्रिक फॉर्म आती है वो मेरे को सीधा फोकस निकाल देगा कि सर 45 डिग्री की लाइन है, तो ओरिजिन से 2c डिस्टेंस, तो 0 प्लस 2c इंटू कॉस 45 विच इज 1/√2। तो 2c इंटू 1/√2, √2c आ गया, √2c कॉमा √2c। मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशन ठीक है। इधर तो कॉपी होता जा रहा है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। माइनस माइनस, वेरी इजी है ना। और क्या निकालना है तुमको, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, वो भी देता हूं। ये रही डायरेक्ट्रिक्स। मानते हो डायरेक्ट्रिक्स के फुट के बारे में मुझे जानकारी है कि सर वो a/e, ए तो तुम्हारा c√2 है, e तुम्हारा √2 है, तो a/e तो c हो गया। तो ओरिजिन से c डिस्टेंस पैरामेट्रिक फॉर्म, तो 0 प्लस c इंटू 1/√2, तो दिस इज c/√2 कॉमा c/√2। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट्रिक्स -1 स्लोप की x प्लस वाई पासिंग थ्रू c/√2 c/√2, आई थिंक √2c। कुछ ज्यादा आसान नहीं है। तो ध्यान रखना, मैं ये कुछ याद नहीं करा रहा हूं, रटोगे तो फेल हो जाओगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, हमें टेस्ट सीरीज थोड़ी क्लियर करनी है सर कि सर वो टेस्ट सीरीज में एजम्पशन लेके क्वेश्चन बना देते हैं कि इसको ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए, ये भी याद हो जाना चाहिए। ठीक, हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चन साथ में करते जा रहे हैं। देख रहे होगे शीट में हमारे कहां से क्वेश्चंस हैं, तुमको दिख रहा होगा कि सर कुछ 2000 से लेकर 2023 तक तो आपने शीट में कवर कर रखे हैं, है ना, ऐसे ही कुछ दिख रहा होगा। और तुमको इस बारे में जानकारी नहीं है कि जो शीट की एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 1 है, उसमें IIT 80, IIT 90, IIT 60 के तक क्वेश्चंस है। तो मतलब जो लोग PYQ बेचारे चिल्लाते रहते हैं ना कि सर PYQ कब करेंगे, तो बेचारा उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है ना। हमारी शीट खत्म, हमारी IIT की तैयारी खत्म, समझ गए। उसके बाद हमको सिर्फ रिवीजन चाहिए होता है, और रिवीजन के लिए हम लोग नए सवाल ढूंढते हैं। तो उन नए सवालों के लिए हम लोग ब्लैक बुक, येलो बुक, डिफरेंट किताबें जो भी डिस्कस करूंगा मैं वो करते हैं। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो शीट खत्म होते ही तुम IIT का एग्जाम तुमको भेजा जा सकता है कि जाओ तुम एग्जाम दे आओ, जाओ।
ठीक। तो आई थिंक यू गॉट दिस आइडिया। और क्या बचा? लेटेस्ट रेक्टम एक्सट्रीमिटी, बी स्क्वायर बाई ए और बी तो बराबर है, तो बी स्क्वायर बाई ए तो ए हो गया। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये जो लेंथ है ना, ये ए लेंथ हो गई, और ए लेंथ कितनी थी? C√2 थी ना। मैं कुछ गलत कर दूं तो बता देना। तो यूजिंग पैरामेट्रिक कोई एक एक्सट्रीमिटी निकाल देता है, सारे क्या करूंगा निकाल के, है ना। तो √2C प्लस ये तो -1 स्लोप की लाइन है, तो cos थीटा इज -1/√2, C√2 इंटू -1/√2। मैं बस इतना जानता हूं कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो बगैर पूछे कुछ भी नहीं करते। वो हर चीज बता कर करते हैं कि सर ये, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि वो मेरा किया हुई अच्छी तरह से मुश्किल से कर पाते हैं। टॉपर्स की बात कर रहा हूं, वो भी मुश्किल से ही कर पाते हैं जो मैं देता हूं पूरा 100%, है ना। तो उस केस में वो मेरे पास नहीं आते कि सर और क्या करूं, ठीक। लेकिन कभी कुछ एक स्टूडेंट ऐसे रेयरली कुछ ईयर्स में हो जाते हैं जो कि सर आपका काम सब हो गया, सब कुछ थॉरली हो गया, और एक्स्ट्रा दो, ठीक है ना। तब उनके लिए कुछ डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम्स निकाल देता हूं भाई, कि चलो तुम अच्छा और कर लो, और कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे टॉपर मैंने आज तक नहीं देखे जो अपनी मर्जी से कुछ भी इधर उधर की किताबें लगाते बैठते हो, ऐसे नहीं देखे मैंने आज तक, ठीक है ना। चाहे वो टॉप 500 रैंक, टॉप 1000 रैंक ही क्यों ना हो, ठीक है ना। हाँ, ये 10,000 20,000 वाले होते हैं कंफ्यूज्ड कि डिफरेंट किताबें, और नॉट सेलेक्टेड वाले कि सर सिलेक्शन ही नहीं हुआ, उनके पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, है ना, टू कंफ्यूज होने के लिए, है ना। वो लोग बेचारे कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है मैंने सारी टर्म्स निकाल दी, ठीक है। एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम, जिसको लेंथ चाहिए हो लेंथ निकाल देना, कहना सर 2a आंसर है, और क्या, लेंथ ऑफ LR 2a। फोकस तक की डिस्टेंस 2c लिखी तो है, सब कुछ सही लिखा है, ये लिखा तो है फोकस की डिस्टेंस 2c लिखी है, देखो। तो पैरामेट्रिक फॉर्म से कोऑर्डिनेट तो अलग हुआ ना, ठीक। अब चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करता हूं कि सर ये स्टैंडर्ड टर्म्स तो चलो ठीक है, क्योंकि तुमने इतना तो तुमको एक्सपीरियंस हो गया ना कि आईआईटी के क्वेश्चंस वगैरह देखने पर इतना तो ज्ञान हो गया कि सर स्टैंडर्ड टर्म्स के ऊपर रेयरली सवाल होते हैं। सवाल तो टेंजेंट, नॉर्मल, है ना, कॉर्ड, हुज, मिड पॉइंट, इन सब आइडियाज पर होते हैं। तो उसके लिए तुमको लगता नहीं सर वो पॉइंट ऑन कर्व की बड़ी अहमियत होती है कि इस कर्व पर एक जनरल पॉइंट आप क्या लोगे, राइट, लाइक दिस। तो उसे थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंस देता हूं कि देखो उसको कलर तक चेंज कर दिया। तो अगर तुम चाहते हो कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो, तो यू विल गो फॉर दिस कोऑर्डिनेट कि सर लेट्स टेक C/T। इससे कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। जैसे y² 4x को तुम लोग 80² 280 से करते हो ना, वैसे ही, ठीक। बस इतना ही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बताने को, रेस्ट इज ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक। तो बताने को बस इतना ही था कि सर ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। अगर मैं याद रखने की सोचूं कि यार क्या रटूं, क्या, कुछ तो रटने को ही नहीं बताया, ये रटू, ठीक है। ये सब तो प्रॉब्लम है, बाकी का पूरा तो प्रॉब्लम है, राइट। तो चलो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ओवर दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्विकली, 5 सेकेंड्स।
ठीक है, तो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाई तो मुझे लगता है कि मैं बोर्ड पर तुमको क्वेश्चंस लिख के दे देता हूं, है ना, जिससे कि हमारा कल मैं क्विकली सॉल्यूशन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। विदाउट गिविंग टाइम टू अटेम्प्ट। तो दो एक क्वेश्चंस जो है घर के लिए ट्राई। तो कल का जो होमवर्क है दैट इज रिमेनिंग एक्सरसाइज 3 ऑफ एलिप्स प्लस तुम्हारे पास शीट ऑफ हाइपरबोला आ गया होगा, ठीक है। तो हाइपरबोला के सजेस्टेड प्रॉब्लम्स फ्रॉम लोनी, तो जो भी सजेस्टेड प्रॉब्लम्स लिखे हैं ना कल केवल उतना ही डिस्कस करूंगा, नथिंग एल्स। तो फर्स्ट आई विल ऑर्डर बता दूं, पहले मैं एलिप्स की रिमेनिंग डिस्कस करूंगा, राइट, उसके बाद हाइपरबोला की सजेस्टेड प्रॉब्लम्स। अरे वो सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, चिंता मत करो, हाइपरबोला में ज्यादा सजेस्टेड प्रॉब्लम्स है नहीं, टोटल मिला के 10 के अराउंड होगी आई थिंक, बहुत कम होंगी। ये शॉर्ट नोटेशन है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस। टीए का मतलब है कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, टीए ट्रांसवर्स, सीए कॉन्जुगेट। इसको तुम लोग दोबारा से रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार मैं नेक्स्ट थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के क्वेश्चन भी लिख दूं, राइट। कंस्ट्रक्शन से एक्सप्लेन कर देता हूं, चलो बेटा।
रुक जाए, locus of orthocenter of triangle PQR where PQR lies on rectangular hyperbola. मुझको बस एक छोटी सी बात बताना, क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एज वेल एज एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो हैं, है ना? तो और भी तो जनरल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो और भी होते होंगे कि सर वो डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस, इस तरह की भी तो ऑब्लिक रेक्टेंगुलर भी तो मिलेंगी। तो बस मैं कन्वीनियंस की बात कर रहा हूं कि जब भी सवाल रेक्टेंगुलर पर पूछा जाए तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर मान के करूं या मैं एक्स वाई सी स्क्वायर मान के करूं, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि सर अब तो हम एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर को भी मान के कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी कैलकुलेशन आसान होने के बढ़ गए हैं चांसेस, ठीक है ना? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्वेश्चन आया तो मैंने खट से कहा कि लेट इट बी एक्स वाई सी स्क्वायर, कि सर इस पर कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान पड़ेगा, नहीं? मीन पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट से क्या मतलब है? 4 पॉइंट का मीन, x1 x2 x3 x4 का सम बाई 4, इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4, ये मीन पॉइंट ऑफ 4 पॉइंट्स, ठीक है ना? Prove that. थ्री पॉइंट्स। अब मैं शॉर्ट में T1 T2 T3 लिख रहा हूं, लेकिन तुम T1 T2 T3 का मतलब समझ जाना कि क्या है ये। इस कट तो नहीं रहा है ना? दिख रहा है। प्लस प्लस ऊपर लिख दिया मैंने T1 T2 T3। चलो इतना अटेम्प्ट करके आना कल, ठीक है? वो लास्ट में लिखा हुआ है C/2 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस T1 T2 T3, ठीक? तो होमवर्क के साथ में ये प्रॉब्लम्स भी ट्राई करके आना। चलो भाई, बाय, जय हिंद।